आप हजरात दोबारा तशरीफ ले आए। लेक्चर 57। अच्छा, 2 पेजेज आपको मैंने हैंड रिटन दिए थे, ये बुक के अंदर नहीं है, और 2 मैं आज और दे रहा हूँ, तीसरा और चौथा। तो ये रेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा हमने रिवाइज करना है। लेकिन ये जो रेट चेंज है ना, ये जनरल रेट चेंज हो रहा है। जैसे 32% से 30% हो जाए, 32% से 35% हो जाए, वो तो डिविडेंड का होता था ना, या इंटरेस्ट इनकम का, किसी एक खास इनकम का रेट चेंज होता था। अब ये रेट चेंज हो रहा है ओवरऑल जो बिजनेस का जनरल टैक्स रेट होता है। तो ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेहरा शरीफ आपने ऊपर रखना है, नहीं बूथा नहीं, बूथा कहना मुनासिब नहीं है, चेहरा शरीफ आप ऊपर रखें। बूथा उसका कहा जाता है जो बंदा टेंटिव ना हो। 2015 के साल में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 420, टैक्सेबल प्रॉफिट है 220। मैंने सवाल को आसान रखा है, टैक्सेबल प्रॉफिट भी दे दिया है। 31/12/15 को कैरिंग अमाउंट है 2000 और 31/12/15 को टैक्स बेस है 1200। अगला साल अकाउंटिंग प्रॉफिट 400, टैक्सेबल प्रॉफिट 300, पीपी कैरिंग अमाउंट 1800, पीपी टैक्स बेस 900। बैलेंस इन डेफर्ड टैक्स अकाउंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट एज ऑन 31/12/14 इज ₹192। ओके, 15 का टैक्स रेट कितना है? 32%। और 16 का टैक्स रेट, ये जनरल रेट है या किसी स्पेसिफिक इनकम का रेट है? जनरल रेट है। अटेंटिव रहना है। क्या क्या आपने देखना है? आपने 3-4 चीजें देखनी है। नंबर 1, करंट टैक्स की वर्किंग में मैं क्या रेट यूज करूंगा, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में मैं क्या रेट यूज करूंगा, टी अकाउंट के अंदर मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा, रिकॉन्सिलिएशन के अंदर मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है। डेटा बड़ा आसान सा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलें जी 420 और टैक्सेबल प्रॉफिट बोलें 220। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह करंट टैक्स की वर्किंग आपको समझ आ गई। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया? अटेंशन कैलकुलेटर हाथों में हो। टैक्सेबल प्रॉफिट 220। टैक्स रेट बता दें 2015 का 32%। ये हाइलाइटर मेरा देखते रहे, 32%। डन 32%। तो ये करंट टैक्स हो गया। इसकी जनरल एंट्री बता दें, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। एक्सेलेंट। कैरिंग अमाउंट मुझे बता दें कितनी है? टैक्स बेस 1200। कैरिंग अमाउंट 2000 आ गई, टैक्स बेस 1200 आनी चाहिए थी। चलें कोई नहीं, आप भी मिटा लें, 1200 आनी चाहिए थी। टैक्स बेस 1200 आ गई। डन डन डन। डिफरेंस कितना आ गया? 800। रेट 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 सारी गेम रेट की है। अटेंटिव रहने, सादा सादा बातें हैं। रेट कितना? 32%। डन 32%। 800 पे 32%। कैलकुलेटर हाथों में 256। ओके, चलें जी। जी ब्रॉड डाउन बोलें कितना? 192। कैरी डाउन कितना है? डीटी बैलेंसिंग 64। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, नोट भी हमारा बन गया। देखें इधर, सीटी कितना? 70.4। डीटी टोटल प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते हैं ना नोट में। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना? टैक्स रेट 32%। टैक्स क्या रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई? अब कौन सा साल शुरू करूं? 16 का साल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 16 का साल, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। करंट टैक्स निकलवाएं जी, 16 के साल का करंट टैक्स। टैक्सेबल प्रॉफिट 300। टैक्स अगले साल कितना हो गया? नजर आ रहा है सफेद पे? 25%। टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, 75। ओके, ये करंट टैक्स हो गया। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। नेक्स्ट, पीपी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। मुझे पता है ऊपर हेडिंग देनी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, लेकिन अगर ये भी अब मैं आज 19वें लेक्चर में आके बताऊं कि ऊपर ये हेडिंग देनी है, तो आपको भी शर्म सी आएगी कि तो हमें पता ही है कौन सी वर्किंग शुरू हो गई है। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट 1800। टैक्स बेस, डिफरेंस, टीटीडी, रेट 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 25%। कितना? 225। डन हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि ये मेरा कैरी डाउन आ गया। जो पिछले साल का कैरी डाउन है 15 का, वो कितना था? 256। देख रहे हैं, मिल गया 256। ये पिछले साल का कैरी डाउन था। हमारे साल का कैरी डाउन 225। अच्छा जी, अब एक अकाउंट डेफर्ड टैक्स का खुलवाना है आपने मुझे। डीटीएल पिछले साल का कैरी डाउन, इस साल का कैरी डाउन,
कुछ याद आ रहा है? ये फिगर किस पे पड़ी है? 32 पे, और ये फिगर 25 पे। ओपनिंग क्या है? लायबिलिटी 7% से कम हो रहा है रेट, तो लायबिलिटी कम कर दो। ओपनिंग को पकड़ते हैं, क्लोजिंग को पकड़ते हैं? ओपनिंग को पकड़ते हैं। ओपनिंग को, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है। ओपनिंग को पकड़ते हैं। लायबिलिटी कम करना किस साइड पर? डेबिट साइड पर। किसको पकड़ें? 256 को। 256 को डिवाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 7। अब डीटी बैलेंसिंग आ जाएगा कितना? 25। क्लियर हो गया? अब हम क्या बनाएंगे इसका? मुरब्बा, अचार। क्या बनाना है, मुरब्बा या अचार? नोट। नोट इसका क्या बनाना है? नोट बनाना। नोट सीटी 75 रहने दो यार। अच्छा चलो ठीक है। डीटी का लेटर पकड़े। 56 और 25 को काटें। 56 और 25 को काटें। 31 उल्टी करनी है, उल्टी साइड पे आ रहा है। 31 पॉजिटिव लिखें। 44 नेगेटिव। डन। आपको मैंने कहा था 25 और 56 को काटना है और देखना है किस साइड पे बच रहा है, उसको लेके जाना है। कितना बच रहा था? 31। तो 31 इस साइड पे बच रहा था, इसको लेके चलेगा। डन। नेक्स्ट रिकॉन्सिलिएशन। पीबीटी बोले नहीं ना, ऑनलाइन वालों के पास घर में सफा नहीं है, जरा पीबीटी मुझे निकालने दें। कितना? 400। टैक्स रेट 25%, टैक्स 100। किसी को याद हो रिकॉन्सिलिएशन किस से आउट होती थी? बैलेंसिंग वाली से या रेट चेंज वाली से? रेट चेंज वाली से। नोट में इधर खर्चे नेगेटिव साइन के साथ आ रहे होते हैं और इधर खर्चे पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे होते हैं। खर्चे को 56, किसी को याद आ रहा है? खाली 56 उठाते थे नोट में। रेट चेंज की वजह से रिकॉन्सिलिएशन आउट होती थी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? रेट चेंज की वजह से रिकॉन्सिलिएशन आउट होती थी। तो नोट में कितना उठाना है? 56। और 56 को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है? टैक्स कम करना है। तो वो उल्टाने की साइड है ना टैक्स। इधर टैक्स खर्चा नेगेटिव साइन से शो करते हैं हम, इधर खर्चा पॉजिटिव साइन से। तो टैक्स कम करना है 56। कितना हो गया? ये कॉन्सेप्ट था हमारा एक, जो हमने क्लास के अंदर पास पेपर के क्वेश्चन 5 में होमवर्क में दिया था और क्लास के अंदर भी एक सवाल के अंदर किया था। ये कॉन्सेप्ट अब आपको याद है? ओके। बम फटने लगा। क्या बढ़ने लगा? बम फटने लगा। पेज 4 है इसमें। पहले 2 सफे आपको रेट चेंज के डिविडेंड वाले टाइप दिए थे कोई, तो पेज 4 है इसमें नोट्स में, यानी अगला सफा हमारा पिछले साइड पे। इसमें एक सवाल में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, assume all the data is same as in question number 1 but the tax rate of 16 is announced on 25 दिसंबर 15। यार तूने मिस कर दी लाइन, में दोबारा पढ़ता हूं। but the tax rate of 16 is announced on 25 दिसंबर 15। ये सवाल पता है क्या है? ये सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे 15 में, पिछला जो सवाल मैंने कराया, मुझे 15 में पता था मेरा रेट 32 है और सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे इल्हाम नहीं था कि 16 का रेट कितना है। सवाल वाले ने बताया हुआ था, मुझे 15 के एंड पे नहीं पता था। सवाल वाले ने तो बताना ही था रेट। ठीक है, तो पिछला सवाल क्या था जिसमें सवाल खामोश था? जब सवाल खामोश हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि मैं 15 में खड़ा हूं, तो मुझे 15 के अंदर तो 15 का रेट ही पता था और 16 का रेट मुझे 15 में पता चल गया था या 16 में जाके पता चला होगा? 16 में जाके पता चला होगा। इसलिए मैंने ओपनिंग्स को क्रिएट कर दिया था कितने पे? 32 पे। ओपनिंग्स को 16 के साल की बात कर रहा हूं, ओपनिंग्स को 32 पे क्रिएट कर दिया था, तो वो मिसमैचिंग हो गई थी, तो उस मिसमैचिंग को रिमूव करना पड़ा था। अब इस सवाल में क्या होने लगा बोले? नहीं, अगले सवाल में क्या होने लगा? मुझे 31 दिसंबर 15 से 6 दिन पहले
पता चल गया क्या कि अगले साल का रेट क्या है। मैंने डिविडेंड में भी आपको बताया था, बाकी चीजों में बताया था। अगर इस साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो आपने जो डेफर करके टैक्स देना है वो तो डेफर करके बाद में देना है। तो अगर इसी साल रेट पता चल जाए तो कौन सा रेट यूज कर लें? अगले साल का रेट यूज कर लें। ये बात याद आ रही है? अगले साल का रेट यूज कर लें। ओके चलें जी, सारा डेटा सेम है। फर्क क्या है कि मुझे रेट कब पता चल गया है? 25 दिसंबर 15 को। अब मैं आपके सामने जब सवाल सॉल्व करने लगाऊं, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। अब मैं जब आपके सामने सवाल सॉल्व करने लगाऊं तो क्या मैं क्वेश्चन 1 खोल के रखूं या 2 खोल के रखूं? और 2 में 4 डालने, 2 में तो कोई लाइन लिखी नहीं हुई। हाँ 2 में एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं इधर लाके लिख लेता हूं। वो क्या है? वो क्या लाइन है? टैक्स रेट ऑफ 16 इज अनाउंस्ड इन 15। इस तरह की लाइन लिख लेता हूं ना बस खाली, इज अनाउंस्ड इन 15। 16 का रेट मुझे कब पता चल गया? अगर सवाल साइलेंट होगा तो हमें नहीं पता होगा फिर, लेकिन अगर सवाल बता रहा होगा तो फिर ठीक है। अब शुरू करते हैं वर्किंग्स एक एक करके। रजिस्टर निकाल लें। ये वाला सवाल नोट करें। पिछला क्यों नहीं मैंने नोट करने दिया था? इसलिए कि वो कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया हुआ है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। पहले 15 का सवाल सॉल्व करूं या 16 का? 15 का। 15 का टैक्सेबल प्रॉफिट 220। करंट टैक्स की वर्किंग, टैक्सेबल प्रॉफिट अच्छा मुझे ये वैसे बता दें कि 15 में फिलहाल मैंने हुकूमत को कितना टैक्स देना है इस साल? 32%। ठीक है, अब बस अपने दिमाग के 14 तबक रोशन रखिएगा। तो 2015 में मैंने हुकूमत को कितना टैक्स देना है? 32%। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का रेट भी 32% है, हुकूमत ने जो अनाउंस किया 70.4। ये कौन सी वर्किंग होगी? करंट टैक्स की। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/15 पीपी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। पहले जरा समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। पहले खुद सोच अप्लाई करते रहे। कैरिंग अमाउंट 2000 और 1200 जी। डिफरेंस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल चीजों पे क्या पे करना होता है? टैक्स पे करना होता है। इधर 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 हो जाएं। टैक्सेबल चीजों पे क्या पे करना होता है? टैक्स पे करना होता है। इधर इधर देखिएगा एक बात, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 2000 डिप्रिशिएट करेंगे। पहली या दूसरी क्लास वाली जो बात है वो करने लगा। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 2000 डिप्रिशिएट करेंगे, फ्यूचर में टैक्स वाले। तो जब अकाउंटिंग डेफिशिएंट फ्यूचर में यानी 16 में 17 में जब भी, तो जब अकाउंटिंग डेफिशिएंट फ्यूचर में बढ़ेगी तो बढ़ने की वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट और फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में रेट क्या हो गया होगा? फ्यूचर में रेट क्या हो गया होगा? 25%। मैं 31/12/15 को खड़ा हूं, मुझे इल्हाम हुआ रेट का 16 का? मुझे इल्हाम नहीं हुआ, मुझे सवाल ने बताया कि भाईजान आपको पता चल गया। तो मुझे बता दें ये जो फ्यूचर्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है तो क्या उस वक्त के रेट मुझे पता चल गए? तो अगर आज खड़े होकर फ्यूचर के रेट मुझे पता चल गए तो डिविडेंड में भी तो हम इसी तरह करते थे कि 10% रेट इस साल है, लेकिन अगले साल जब मिलेगा तब 12 हो जाएगा, तो हम कहते थे 12 पे ही लायबिलिटी बुक करें। तो आप मुझे बता दें क्या ये जो 800 है इस पे टैक्सेबल है? ये तो इस पे टैक्स मैंने बाद में देना है ना, इसीलिए मैं टैक्सेबल कह रहा हूं। तो इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर एंड आई एम वेरी लकी टू गेट द रेट ऑफ फ्यूचर। अब अगर कोई काम ऐसा है जो फ्यूचर में होना है और मुझे आज पता चल जाए तो मैं उसकी तैयारी अभी से कर लूं। पिछले सवाल में तो मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ होना क्या फ्यूचर में, तो मैं तैयारी नहीं कर सका था। पिछले सवाल में तो मुझे पता ही नहीं था फ्यूचर में होना क्या है, तो मैं पिछले सवाल में तैयारी नहीं कर सका था। मैंने दोनों जगह 32 लगा दिया था। पिछले सवाल में तो मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ फ्यूचर में होना क्या है। तो करंट टैक्स तो हमेशा करंट साल के रेट पे ही देना ना। मसला आता है डेफर वाले का। तो पिछले सवाल में तो मुझे पता ही नहीं था अगले साल मेरे साथ होना क्या है, तो इसलिए मैंने रेट कौन सा लगा दिया था? 32। इस सवाल में मुझे पता चल गया कि मेरे साथ होने क्या वाला है अगले साल में। जब मुझे पता चल गया मेरे साथ अगले साल होने क्या वाला है तो तैयारी शुरू कर दूं फिर। तो अब बता दें कौन सा रेट लगाएं? टैक्स डेफर करके देना है। करंट वाला 32 में ही देना है, डेफर वाला 25% पे देना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर डेप्रिसिएशन है। कितना आ गया? 200। डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स लायबिलिटी डन। क्या 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 हो गया? करंट टैक्स की वर्किंग हो गई और डेफर टैक्स की वर्किंग हो गई। अब क्या बनाना है अगला काम? डेफर टैक्स का टी काउंट। यहां तक नोट कर लें, फिर मैं डेफर टैक्स का टी काउंट बनाता हूं। नहीं वो भी 20 फ्यूचर में डिडक्टेबल है ना। स्टेटमेंट होगी सवाल में, बड़ी बड़ी करके स्टेटमेंट लिखी होगी।
फ्यूचर के रेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी कि हमें पता चल गया है। डन जी। चेंज क्या है? चेंज अभी तक मुझे बता दें कि सॉल्यूशन के अंदर मैंने छोटी सी चेंज क्या की है। सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये 25% क्या किया है? चेंज किया। बस ये 25% ने चेंज किया। बाकी सॉल्यूशन अल्लाह का शुक्र है वही वाला चल रहा है सारा। करंट टैक्स याद रखिएगा, करंट ईयर के रेट पे देना है आपने। सवाल है डेफर करके जो देने वो किस पे देने। तो अल्लाह का शुक्र है अगले साल का रेट पता चल गया था, तो जब मैंने डेफर करके टैक्स देना है तो फिर अगले साल के रेट के ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ओके, अब मुझे बताएं मेरा ब्रॉड डाउन सवाल में अवेलेबल है या मुझे यहां से निकालना पड़ेगा? सवाल में अवेलेबल है। सवाल में कितना है? 192। 31 12 14 का कैरी डाउन है ना, तो यकम जनवरी 15 का क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 192। असल में ये 31 12 14 वाला है। एक मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं कि 15 का रेट 32% है, 16 का रेट 25% है। ये तो भाईजान 14 में कैलकुलेट हुआ था ना, तो 14 में क्या रेट था? ये मेरा आपसे सवाल है। एक्सलेंट, 32%। नहीं सवाल साइलेंट, तो फिर पिछले साल भी 32 होगा, उससे पहले भी 32 होगा। तो माना कि 14 का रेट सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली अगर 15 में 32% रेट है तो 14 में अगर सवाल नहीं बता रहा तो कितना है? 32% रेट है। ठीक है जी। अब मुझे ये बता दें कि ये मेरा बीडी किस पे पड़ा हुआ है? ओ बीडी, ये बीडी 31 12 14 को कैलकुलेट हुआ था। किस पे पड़ा हुआ है? 32 पे। और सीडी किस पे कैलकुलेट किया मैंने? 25 पे। 31 12 15 कैरी डाउन 200। ये किस पे? 25 पे। क्लियर? अब आपने बीडी को नहीं छेड़ना। अब आपने बीडी को नहीं छेड़ना। अब आपने किसको छेड़ना है? सीडी को छेड़ना है। और सीडी से पूछना है अगर तू 32 पे होता तो कितना होता। अब आपने बीडी को नहीं छेड़ना। अब आपने किसको छेड़ना है? सर सीडी को कब छेड़ा करेंगे? मैं बताता हूं कब छेड़ा करेंगे। सीडी को उसको छेड़ा करेंगे जब हमारे साल पता चल जाए कि अगले साल का रेट कितना है, तो फिर किसको छेड़ा करेंगे? सीडी को छेड़ा करेंगे। अच्छा, सीडी को छेड़ने का तरीका क्या है? सीडी के पास आके हाँ, ये तो नहीं तरीका सीडी को छेड़ने का। सीडी किस पे पड़ा है? अच्छा, इसमें अब में लाइबिलिटी है, एसेट है, बढ़ाना है, कम करना है, इन चक्रों में नहीं पड़ा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा, छोटा सा शॉर्टकट। आप ही इंशाल्लाह 100% बच्चा सेम जवाब सही जवाब देगा। इस सीडी को मैं बीडी से मैच करवाने के लिए इक्विवेलेंट चाहता हूं कि रेट चेंज की वजह से फर्क कितना आ रहा है, बस मैं ये निकालना चाहता हूं। तो सीडी को बीडी से मैं मैच कराना चाह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मिस मैचिंग है। तो मिस मैचिंग के लिए यहां किसको छेड़ा करेंगे? सीडी को छेड़ा करेंगे। जब क्या होगा? हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाएगा, तो किसको छेड़ा करेंगे? सीडी को छेड़ा करेंगे। अब सीडी को छेड़ने का तरीका क्या है? इस 25 को मैं 32 जैसा करना चाहता हूं, तो बता दें 25 को अगर मैं 32 पे लेके जाना चाहता हूं तो इसमें 7 का इफेक्ट डालूं। क्या 7 का इफेक्ट इधर डालूं तो ये 32 हो जाएगा, या 7 का इफेक्ट ऑपोजिट साइड पे डालूं तो ये 32 हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं इधर डालें 7 का इफेक्ट? एक्सेलेंट। जब इधर डालेंगे 7 का इफेक्ट तो 25 जमा 7 32, ये भी 32 ये भी 32। अब मैचिंग हो जाएगी या मिस मैचिंग हो जाएगी? तो अब ऐसे ना सोचें कि कैरी डाउन क्या है, रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इस तरह ना सोचें। सादा सी बात मुझे बताएं, व्हाट इज हियर? 32। व्हाट इज हियर? 25। 25 को मैं चाहता हूं 32 के टक्कर पे आके खड़ा हो। अब 25 को अगर मैं 32 पे लेके जाना चाहता हूं तो 25 को 7 से जो इफेक्ट देंगे, किस साइड पे इफेक्ट देंगे, दोनों आपस में मुकाबले में आ जाएं। तो 25 को इधर लिख दें। और अगर ये होता 24 और इधर होता 25 और मैं 25 को 24 जैसा करना चाहता हूं, कम ज्यादा ना बोलें, 25 को फिर 24 ऐसा करना चाहता हूं तो इधर तो 1 लिख दूंगा तो ये तो 26 हो जाएगा, फिर इस साइड के ऊपर लेके आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये बड़ी आसान सी चीज थी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कितना थी? 32। आप चलें जी, इस 200 को छेड़ें, इस 200 को छेड़ें। असल में ना ये जो फिगर है ना, ये वाली एंड पे इंशाल्लाह हमें हेल्प करेगी। ये क्यों हेल्प करेगी? इतने से ना नोट आउट हो रहा होगा, तो ये फिगर हमें एंड पे हेल्प करेगी। ये रेट चेंज वाला इफेक्ट मैं निकालने लगा हूं। बोलें जी 200 कैरी डाउन को छेड़ना है, छेड़ो, इसको छेड़ना है। अच्छा जी 200 किस पे पड़ा है? मैं लेके जा रहा हूं 32 पे, तो 32 से मल्टीप्लाई ना करें, ये तो पता नहीं कहां पे पहुंच जाएगा, फिर इसको उतारना भी मुश्किल होगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करें,
ताकि ये 32 पे पहुंच जाए 56। अब आपका जो डीटी वगैरह बैलेंसिंग है पुराने तरीके से जो आता है वो कितना है 64। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो गया। नोट आपने खुद बनाना है। नोट, अच्छा ये लाइन आपने लिख ली नहीं है? लिख ली है। जब हमारे साल अगले साल का रेट पता चले तो कैरी डाउन को छेड़ना है। मेहरबानी। जब हमारे साल अगले साल का रेट पता चले तो किसको छेड़ना है? कैरी डाउन को। नोट अल्हम्दुलिल्लाह बनाएंगे, आप खुद टैली करेंगे नोट। जी काम नहीं कर रहा, स्विंग ऑफ कर दो यार इसकी दानिश। नोट टैली करके कितने लोगों का हाथ खड़ा करें? वेल डन। ओके चलें जी आ जाएं। अच्छा मुझे कैसे पता चला ये 32% पे पड़ा है? क्योंकि ये तो 31 12 14 का है, इसलिए नहीं बताया। तो पिछले साल भी रेट सेम था। ये बात भी लिख ली आपने, ये बात भी लिख ली। क्वेश्चन साइलेंट था इस बारे में, ये भी लिख लें। 14 के रेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, इसलिए हमने क्या एज्यूम किया कि जो 15 में रेट है वही क्या था, और फिर इस 32 को भाईजान मैंने यहां लाके लिखा। अच्छा इसी चीजों में परेशान ना हुआ करें। कोई बेचारा बीडी को छेड़ के आ जाएगा तो क्या होगा, उसको कोई एक नंबर कट जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। तो इसलिए मेन सवाल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आए, नई चीजें आया करें तो ये ना सोचा करें कि ये क्या हो गया। अच्छा जी नोट बनाए जी। सीटी डीटी, सीटी कितना 70.4। हमें से कितने अकलवान है? हमने पहले से ही तैयारी कर लिया कि अगले साल रेट कितना होगा 25%। तो हमने पहले से ही 25% के ऊपर लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की हैं। ये यहाँ यार कैंसिल करना पड़ता है 64 और 56। तो जब कैंसिल करेंगे तो इस साइड पे 8 आ जाएगा। तो ये तो खर्चा रिकॉर्ड करने वाली साइड है, और इधर खर्चे रिकॉर्ड हम नेगेटिव साइन के साथ करते हैं। 8 आ गया, ये 7.1 हो गया नोट का हिस्सा। 7.2 रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन। पीबीटी साल का मुझे सवाल से देखना पड़ेगा। पीबीटी होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट? वो कितना है साल का? नहीं हाँ ऊपर 420। अजीब फिगर है भाईजान। रिकॉन में इस साल का रेट उठाना है, रिकॉन में कोई बोंगी नहीं मारनी है, इस साल का अपना रेट उठाना है। कितना रेट है इस साल का? 32%। 134.4। अब ये मैच नहीं करा 78.4 से, तो जो रेट चेंज वाली फिगर उल्टानी है इधर भी -56। तो रेट चेंज का इफेक्ट। अच्छा इधर खर्चे किस साइन से नजर आ रहे हैं? पॉजिटिव साइन के साथ। तो खर्चा उल्टाना है तो फिर नेगेटिव करो। 78.4। अब कौन सा साल शुरू करें? 2016। यहां तक तो सबका सही हो गया था ना। 16 टैक्सेबल प्रॉफिट, करंट टैक्स जी कितना 300। और हमारे साल का रेट 25%। करंट टैक्स याद रखिएगा हमारे साल के रेट पे देना है। करंट टैक्स कभी भी अगले साल के रेट पे नहीं देना। कौन सा टैक्स अगले साल के रेट पे कैलकुलेट करते हैं? डेफर्ड टैक्स 75। आगे चलें जी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/16। पीपी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 1800 और 900। डिफरेंस 900। अच्छा अब आप कहेंगे सर अगले साल का रेट बताएं। सवाल नहीं बताया यार, मैं क्या करूं? अगले साल का रेट बताएं, सवाल नहीं बताया तो बस ठीक 25% पे करूं जी। चलिए
आप किसका अकाउंट बनाएंगे? बनाएं। DTL का अकाउंट ब्रॉट डाउन 200, कैरी डाउन। लेकिन एक छोटा सा काम कर लें, जरा थोड़ा सा काम कर लें। ये किस पे पड़ा हुआ है? 25 पे। और ये जो देखें 225 निकला, ये रेट लग के किस पे निकला है? कोई रेट चेंज का इफेक्ट डालने की जरूरत है नोट में? भाईजान इसको मैंने कहा था हमने पहले से तैयारी की हुई है ताकि 16 में मसला ना हो। हमने पहले से ही तैयारी की हुई थी। ये जो सवाल है ना, इसमें क्योंकि पहले ही पता चल गया था, और ये नेचुरल सी बात है, जिन लोगों को पता होना होता है हमारे साथ अगले साल क्या होनी है, वो इसी साल से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमें पता था हमारे साथ फ्यूचर में क्या होनी है, तो हमने पहले से ही तैयारी करके रख ली थी। तो तैयारी करने में तो बड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तैयारी करनी थी वो पिछले साल हम कर चुके। अब तो बस नॉर्मल DT बैलेंस ही निकालें। कितना? 20। अब नोट में क्या बनाना है? बना ले नोट। नोट में कोई रिकंसाइलिंग आइटम नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी वो 25% पे सब कुछ हुआ है। 7.1 CT DT, इधर खर्चे नेगेटिव से आते हैं, और रिकॉन में PBT ये है भाई 400। टैक्स 25%। टैक्स इतनी आसानी से क्यों सॉल्व? अगला साल सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। पिछले साल के रेट पता थे, पिछले साल ही हमें ये रेट पता चल गए थे। अच्छा, अगर आप घर में जाके ना पिछला सवाल देखेंगे तो उसमें आपको मेहनत अगले साल करनी पड़ी है। सवाल में जाके आप पिछला साल देखेंगे, उसमें आपको मेहनत अगले साल करनी पड़ी है, क्योंकि उसका BD पता नहीं किसी और भी फिगर के ऊपर पड़ा हुआ था। और पिछले सवाल में एक और बात आपने नोट की होगी कि यहां हमने 32 लगाया था, और इस सवाल में यहां 25 लगाया। बस ये एक छोटा सा फर्क है। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा ताकि कभी भूले ना, करंट टैक्स में और रिकॉन में जो रेट गिवन होता है वो हमेशा करंट ईयर का यूज करना है। वो जो फ्यूचर का रेट अगर पता चल जाए तो कहां यूज करना है? डेफर टैक्स की वर्किंग में। जी मोहतरम, अब आप पूछें। जी वो ना आप एक सवाल मेरे पास बना के लिया ना, लेकिन चीज ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगी थोड़ी सी, तो उस हद तक अभी वो गया नहीं, इसलिए उस जितना भी इसको डेप्थ में चले जाओ तो ना खत्म होने वाली स्टोरी है। ठीक है। अच्छा यार, आप देखें हमारे कितना टाइम लगा ये, वो तेरी खैर 40 मिनट लग गए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो ICAP ने पिछली टर्म में डाला था, पिछली से पिछली टर्म में। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था CD को छेड़ने वाला। अब सिलेबस में उसने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन CD को छेड़ने वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब ये कॉन्सेप्ट के आई एम डैम श्योर इस कॉन्सेप्ट के 20 में से 1 या 1.5 नंबर होगा। इधर रेट किसी बच्चे ने गलती से 32 लगा देना है, किसी को सही पता होगा 25 लगा देना है, लेकिन हमारे तो 40 मिनट ज़ाया हो गए ना। अब आप ये कहें कि यार ये आप ऐसा करें फिर सिलेबस टाइम पे खत्म करवा दीजिएगा, कुछ ऐसे मैनेज करें कि अगस्त में क्लासें ना हो, कुछ ऐसे कर दें, मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं समझ आएगी। तो ये इनएविटेबल, कुछ चीजें इनएविटेबल है, मैं आपके सामने। अब ये 40 मिनट में पिछले सेशन में नहीं लगाया करता था। अब इसी तरह की और चीजें हमने लीज में टाइम लगाए। अब हर टॉपिक में इस तरह वो हल्की फुल्की चीजें डालता रहता है, लेकिन बच्चे पता क्यों परेशान होते हैं? बच्चे समझते हैं ये चीज डाल दी, यही अगली दफा नहीं हो। भाईजान वो 1-2 नंबर की है, पेपर के अंदर हर सवाल में 50% या 70% बल्कि एडजस्टमेंट वो पुरानी टेस्ट कर रहा होता है। इस तरह की चीजें नई नई डालता रहेगा, टीचर नई नई चीजें कराते रहेंगे। वो तो शेर है, जहां जंगल का लेके जाता रहेगा, टीचर पीछे पीछे चलते रहेंगे, और अगले टाइम में कुछ और उसने पूछा होगा। तो इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन 60 to 70% मार्क्स। हर सवाल में 60 to 70% मार्क्स लेने आपके आसान होते हैं, बाकी 20-30% एडजस्टमेंट्स वो नहीं डालता रहता है हर अटेम्प्ट के अंदर। ओके, अब मैं आपको 2 सवाल दिखाने लगा हूं। आपने मुझे बताना है इन 2 सवालों में से क्वेश्चन 1 की तरह कौन सा सवाल करना है। 1 में हमने क्या किया था भाईजान? 1 में हमने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या फ्यूचर में। तो 1 में हमने देखें करंट टैक्स में भी 32 लगा दिया था, और डेफर्ड टैक्स में भी 32 लगा दिया था। और 1 में तो रिकॉन्सिलिएशन में भी कोई टेंशन नहीं हुई थी, क्योंकि सब सही सही चल रहा था। मसला इस सवाल में पहले ही पता चल गया था क्वेश्चन 2 में। अब मैं आपके सामने 2 पास पेपर के सवाल खोलूंगा, आपने मुझे बताना है कि आज वाले क्वेश्चन 1 की तरह कौन सा सॉल्व होगा और आज वाले क्वेश्चन 2 की तरह कौन सा सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सवाल खोलने लगा हूं। वो सवाल मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा नहीं, इसलिए आप जो है वो नजरें झुका लें। वो सवाल मैं आपको शो नहीं करूंगा कि कौन सा सवाल है, ताकि आपको पता ना चल जाए वो कौन सा सवाल है। तो जब मैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, आंखें नहीं खोलनी आपने। चलें जी, आंखें खोल लें भाईजान।
आंखें खोल लें और आंखें चुंदी आ गई हैं। पॉइंट वी डबल आई पढ़ें। 5 का रेट 35% है, 6 का रेट 35% है, 7 का रेट 30% है। ये क्या मतलब, हमें 5 का रेट 5 में पता था और 5 में 6 का रेट नहीं पता था और 6 में जाकर 7 का रेट नहीं, इसलिए क्वेश्चन 1 के तरीके से सॉल्व करेंगे या 2 के तरीके से? 1 के तरीके से। तो इंशाल्लाह जब आप आखिरी दिनों में रिवीजन कर रहे होंगे तो अभी मैं आपको इस हैंड रिटन पेज के ऊपर लिखवाऊंगा कि पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 जो है वो 1 के तरीके से करेंगे, ठीक है। एक और सवाल मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। ये सवाल शायद हमारी किताब में नहीं है लेकिन मैंने उसमें डाल दिया है, जो वॉल्यूम 2 आ रहा है उसमें ये सवाल डाल दिया। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% फॉर 2020। हमारा साल कौन से वैसे सवाल का? 2020 है। 2020 का नोट बनाना है, नीचे छोड़ें, 2020 का नोट बनाना है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% फॉर 2020। एक मिनट यार, थोड़ा सा तसल्ली, कोई जल्दी नहीं। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% फॉर 2020 एंड प्रायर ईयर्स 19, 18, 17 इनमें भी कितना था? 35%। However, this rate has been reduced by 5% for 21 and future years through Finance Act on 20 December 20। थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑन 20 दिसंबर 20 ये रेट 5% रिड्यूस हो गया। कितना नया रेट कितना हो जाएगा? 30% रेट हो जाएगा। और ये हमें जब हम 21 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 20 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उससे भी 10 दिन पहले पता चल गया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये ऐसा सवाल नहीं है जिसमें मैं कह सकता हूं कि 21 का रेट कितना है? 30%, लेकिन मुझे कब पता चल गया है? अब आप मुझे बताएं, मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। 20 का अपना रेट कितना था? 35। और 20 में 10 दिन थे अभी खत्म होने में साल, और मुझे अगले साल का क्या रेट पता चल गया? 30%। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछने लगा हूं। जब मैं 20 की करंट टैक्स की वर्किंग करूंगा तो क्या रेट यूज करूंगा? 35। जब मैं 20 का नोट बनाऊंगा तो क्या रेट यूज करूंगा? 35। जब मैं 20 की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली वर्किंग करूंगा तो सारे डिफरेंसेस पे क्या रेट लगाऊंगा? 30%। और ये सवाल इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको क्लास में करवाना है, इसने एक्स्ट्रा क्लास में बुला के। ये भी कोई पास पेपर का एक सवाल है पिछले से पिछले टाइम का। तो ये 30% हो गया, डन हो गया। क्योंकि छोटे सवाल में चीज समझ आ जाती है, आप कहते हैं बड़े सवाल में चलिए वो तरीका है, ये बड़े सवाल में कैसे जाती है छोटी वाली चीज। तो अब आप मुझे बता दें करेंगे क्या। अब जो हमारा डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनेगा, सोचे जो डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनेगा 2020 का, इसमें 1 जनवरी जो 20 होगा, थोड़ा हिम्मत करके, वेल डन 1 जनवरी 20 तो 19 वाला रेट होगा। तो 19 का रेट कितना है? 35%। तो ये 1 जनवरी 20 वाली फिगर जो भी ब्रॉड डाउन होगी ये 35 पे पड़ी होगी। और 20 का अकाउंट बनाते हुए जब मैं 31/12/20 की कैलकुलेशन करूंगा तो वो मैं फ्यूचर का रेट पता होने की वजह से 30 पर करूंगा, तो ये फिगर 30 पे पड़ी होगी। और ये हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल गया तो कैरी डाउन को छेड़ेंगे। चलें इस बात को भी होल्ड पे डाल देते हैं, किसी दिन ये सवाल इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। तो ये बस क्वेश्चन 1 और 2 आपने जाके ना हाथ से करना है। क्वेश्चन 1 और 2 हाथ से करना है आपने जाके। ये पेज नंबर नहीं है, ये नया वॉल्यूम आने दो फिर इंशाल्लाह पता चलेगा। वॉल्यूम 2 में पास्ट पेपर के नाम से एक सवाल है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें लेट ज्वाइन की हैं उसमें आपको ये सवाल मिलेगा, लेकिन छोड़ें अभी इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, IFRS 8 निकालें। हम 10-15 मिनट या 20 मिनट रोजाना, आज भी मैंने 20 मिनट सोचा था, 50 मिनट हो गए माशाल्लाह, 10-15-20 मिनट रोजाना IAS 12 भी करते रहेंगे, क्योंकि IFRS 8 छोटा सा स्टैंडर्ड है, 3 से 4 दिन में हमारा पूरा हो जाएगा, उतनी देर में वॉल्यूम 2 भी आ जाना है। IFRS 8 IAS 41 की इतना छोटा सा स्टैंडर्ड है। किधर है IFRS 8? इधर है, इधर किधर है? एक बात साथ वाले रजिस्टर पे चेक कर लें, हमारे साल खड़े होकर अगले साल का जनरल रेट पता चल जाए तो कैरी डाउन को छेड़ना है, ना छेड़ सेगमेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जो नियत आप करते हैं कि हर ये टॉपिक इंशाल्लाह ना साथ साथ है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। गोरमे, लाहौर वाले गोरमे जानते हैं, कराची वाले अगर गोरमे को नहीं जानते तो मैं साथ साथ बातें उनको बताता रहूंगा। लाहौर वाले गोरमे के बारे में जानते हैं। गोरमे के काम बताएं। बेकरी को बेकरी करो, ट्राई करो। आगे फर्नीचर, मार्की। गोरमे के काम पूछ रहा हूं, गोरमे क्या काम करता है?
गोरमे वैसे तो बेकरी शुरू हुई थी, लेकिन अब गोरमे की कुर्सियों पे भी लोग बैठते हैं, गोरमे का फर्नीचर भी है, गोरमे की मार्की भी है, वहां जाके शादी कराना आप अपनी। आगे रेस्टोरेंट्स और मार्की में ये फर्क है, रेस्टोरेंट में लोग रोजाना जाते हैं, मार्की में एक ही दफा आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किस्मत जाग जाती है। हाँ। गोरमे का पानी बेकरी में डाल दो। न्यूज चैनल, न्यूज चैनल, न्यूज चैनल गोरमे का है, न्यूज चैनल। और जी आगे चलें। जहाज सड़क पे चलने वाले, गोरमे की बाइक्स नहीं, नहीं यार ध्यान दे, किस्म से गोरमे की बाइक्स भी हैं। डायग्राम चेंज। अच्छा और फार्मेसी, फार्मेसी की मैं गवाही देता हूं। चलिए मौलवी साहब ने गवाही दी। अच्छा फार्मेसी की गवाही होगी। और बस ठीक है, चिल मारे हैं बाकी। तो अब आप मुझे बताएं, गोरमे की सेल है 50 ट्रिलियन, ज्यादा हो जाएगी 50 मिलियन। अच्छा आप बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई ना? छनकना इंफॉर्मेशन मिली है। क्या 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 इंफॉर्मेशन मिली है? सारे सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, नहीं मिली? क्या इंफॉर्मेशन मिली है? तो अब हम ये बता दें, आपको सारे सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि अलग अलग पता नहीं चला ना किसकी सेल कितनी है, अलग अलग पता नहीं चला किसकी सेल कितनी है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड आगे आया, उसका नाम क्या था? IFRS 8 उसका नंबर था, उसका नाम था ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अच्छा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास इधर पड़ी हुई है तो ढूंढ लें जरा। कीनिया की रहने दो यार, कीनिया की ढूंढ लेते हैं यार। बबलू ने ऐसे अच्छा आइडिया दिया है। बबलू बोलता कभी कभी है, लेकिन बोलता डंके की चोट पे है। सेगमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ओए होए होए, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ओए होए, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये लोग टी भी बेच रहे हैं, एवोकाडोस भी कुछ वो भी बेच रहे हैं, मैकेडेमिया भी बेच रहे हैं, फॉरेस्ट्री का भी काम है। ऑल अदर सेगमेंट्स कौन से होंगे? कोई छोटे मोटे सेगमेंट्स होंगे जिनका जिक्र भी करना मुनासिब नहीं समझा इसने। ऑल अदर सेगमेंट्स, ठीक है। और ये कंसोलिडेटेड का क्या मतलब है? टोटल सारे मिलके। तो ये किस स्टैंडर्ड की रोशनी में इन्होंने सेगमेंट रिपोर्टिंग की होगी? और यूजर को उसके प्रॉफिट्स भी बता रहे हैं, सेगमेंट अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सारी चीजें यूजर्स को बता रहे हैं। ये नोटा होता है इंशाल्लाह, ये नोटा इंशाल्लाह हमने कल बनाना है। अच्छा तो कोई नहीं, फिगर से ही खेलना होता है, बड़ा आसान सा नोट है इसका। तो ये जी सेगमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्टिंग करती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के सेल को देख के या प्रॉफिट को देख के पता नहीं चलता कितनी सेल किस डिपार्टमेंट ने की और कितनी सेल किस डिपार्टमेंट ने की। ये क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। पहला हमारा आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2, The management of Descon Limited have identified, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगे। मैनेजमेंट ऑफ डेस्कॉन लिमिटेड, अच्छा डाटा इसमें काफी ज्यादा हुआ करेगा लेकिन काम आसान सा है। द मैनेजमेंट ऑफ डेस्कॉन लिमिटेड हैव आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, जो सेगमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इनके बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन। अच्छा कुछ लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेस पे सेगमेंट्स करते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी है वो कहती है मैं सिर्फ मोबाइल बेचती हूँ, अब उसने कैटेगराइज नहीं, छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, दरमियाना मोबाइल, इस किस्म के उसने सेगमेंट्स नहीं बनाए होंगे। वो कहेगा इंडिया की मार्केट में इतने के मोबाइल बेचे, चाइना की मार्केट में इतने के बेचे, ईरान में इतने के बेचे, कनाडा में इतने के बेचे। तो कई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बना लेती हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन इलाका वाइज सेगमेंट बना लेती हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है? टोटल सेल। तो ये फिर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है? अच्छा इसमें ये होता है मेरे भाई कि आप अपने ही डिपार्टमेंट्स को चीजें बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल की मैंने मिसाल दे दी, या मिसाल गोरमे में वापस आ जाए। गोरमे में जो फार्मेसी है या बेकरी है उसे फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तो बजाय कि वो फर्नीचर किसी और से जाके लें तो वो अपने ही सेगमेंट से कह दे तुम हमें फर्नीचर बेच दो, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को चीजें बेच रहा हो। तो
चाइना वालों ने बाहर के लोगों को कितनी सेल की? 200। और चाइना वालों ने ये 120 की सेल इनमें से किसी को की होगी, इनमें से किसी को की होगी इंटरनल सेल। इंटरनल सेल का मतलब ये नहीं चाइना वालों ने चाइना को सेल कर दी। इंटरनल सेल का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किसी को सेल की। तो सेल कितने किस्म की हो जाएगी? 2 किस्म की। एक सेल कौन सी होगी? जो एक्सटर्नल दुनिया को ही। एक सेल कौन सी होगी? इंटरनल जमा एक्सटर्नल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। इसी तरह तुर्की में चले जाएं आप, डायरेक्ट छलांग मारें, तुर्की की टोटल सेल 97। तुर्की में डेस्कॉन लिमिटेड से बाहर वाले लोगों को कितनी की चीजें बेची और डेस्कॉन के अंदर ही कितने की चीजें बेची? 43। तो कितने किस्म की सेल हो गई? 2। एक्सटर्नल जमा इंटरनल इज इक्वल टू टोटल सेल। इन दोनों को जमा किया तो ये 3 एक ही बात होगी हमारी। और ये क्या है हमारे प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? सेल में से खर्चे वगैरह माइनस हुए होंगे, खर्चे सवाल में मिसिंग है, कोई मसला नहीं, सेल में से खर्चे माइनस हुए होंगे, ये प्रॉफिट्स आ गए। और ये क्या आ गई? एसेट्स। यानी कि चाइना के अंदर लैंड बिल्डिंग कितनी पड़ी है, इंडिया में लैंड बिल्डिंग कितनी है, या कैश कितना है, बाकी चीजें कितनी है, ये एसेट्स आ गए। अब हमने करना क्या? आप इस डाटे में से मुझे बता दें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको दिखाई थी, ये टी भी बेच रहे हैं, फलां भी बेच रहे हैं, फलां भी बेच रहे हैं। एक और लाइन आई थी एंड पे, सेकंड लास्ट पे, क्या थी? कंसोलिडेटेड से पहले सेकंड लास्ट नंबर पे एक लाइन आई थी, ऑल अदर सेगमेंट्स। ऑल अदर सेगमेंट्स के उन्होंने नाम क्यों नहीं बताए थे? वो छोटे मोटे होंगे। अच्छा, इसमें से, इस डाटे में से आप मुझे बता सकते हैं कि छोटा मोटा क्या है? क्या कितने लोग कह रहे हैं सेल देख के बता दें छोटा मोटा क्या? कितने लोग कह रहे हैं प्रॉफिट्स को देख के बताएं छोटा मोटा क्या? कितने लोग कह रहे हैं एसेट्स को देख के बताएं छोटा मोटा क्या? स्टैंडर्ड कहते हैं मैं बताता हूं छोटा मोटा क्या। आप कौन होते बताने वाले छोटा मोटा क्या? मैं बताता हूं छोटा मोटा क्या। छोटा मोटा देखने के लिए आपने क्या करना है, इनमें से कौन सी चीज छोटी मोटी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कहां मूव करने लगे हैं? ये हैं हमारे सेगमेंट्स। ये क्या है? इनमें से हो सकते हैं मैं एंड पे कहूं सिर्फ 3 के डिस्क्लोजर देने हैं, बाकी यूजर्स को बताने की जरूरत नहीं। क्यों? मेरे टोटल सेगमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से जो मटेरियल सेगमेंट्स होंगे उनका मैं नाम रखा करूंगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल का मतलब समझा रहे? रिपोर्टेबल, बताएबल, यूजर को बताने वाले। ये सारे के सारे मेरे क्या हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होंगे इनको क्या नाम दे दिया करेंगे? रिपोर्टेबल या डिस्क्लोजरेबल। अजीब सा लफ्ज, रिपोर्टेबल या डिस्क्लोजर देने के काबिल वाले। वो कौन से होने चाहिए भाई? मटेरियल होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड ने सादा सा बात कर दी। स्टैंडर्ड ने कहा आप डाटे को एनालाइज कर लो और डाटे को एनालाइज करके एक रूल लगाओ, जिस रूल की बुनियाद पर आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें मटेरियल है, कौन सी मटेरियल है। ये वाहिद ऐसा स्टैंडर्ड है जो मटेरियलिटी को परसेंटेज में डिफाइन कर गया। वरना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ये खूबी है, आपको पता है कि मटेरियलिटी को कभी भी परसेंटेज में डिफाइन करते हुए अकाउंटेंट्स डरते हैं और मटेरियलिटी को जजमेंट पे छोड़ते हैं लोगों की। लेकिन ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो मटेरियलिटी को किसके ऊपर छोड़ने लगा है? परसेंटेज पे छोड़ने लगा है। जिसे मैं कहूं ऊपर नहीं छोड़ने लगा, बल्कि बड़ा क्लियरली बताएगा कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज बोले इमटेरियल है। सो लेट्स स्टार्ट। 4 लाइनें छोड़ दें ऊपर, उसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे। वर्किंग वन। सबसे पहले आप मुझे बता दें, हम ना डेटा को इस तरह लिया करेंगे कि सेगमेंट्स यहां लिख दिया करेंगे। हमारे सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, छोड़ो, चलें जी। सेल, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल। ये पहले मुझे ना दोनों की अलग-अलग बता दें। आप कहेंगे वो सर्दी वाना बनाने लगे हैं, सादा सा काम करने लगे हैं। ये चीजें उसने इधर लिखी हुई थी और आपने ये चीजें इधर चढ़ा के इधर ले आए और वो चीजें इधर चढ़ा के इधर ले आए। चले हैं, करने दें मुझे, खैर है। तो इन सबको मैं इधर ले गया हूं और इन सबको उठा के मैं इधर लाने लगा हूं। ठीक है जी, चलें लेट्स स्टार्ट। इस वक्त इस स्टेप का हम नाम क्या करेंगे? बेसिक डेटा, या डेटा को सिंप्लीफाई करना। तो एक्सटर्नल सेल बताएं जी। 233, 90, 195, 40, 54, भूलनी नहीं। 233, 90, 54। टोटल की जरूरत नहीं अभी टोटल की जरूरत नहीं। टोटल इंशाल्लाह हम कैलकुलेटर पे करेंगे, चाहे सवाल में दिया भी हो, बेहतर कैलकुलेटर पे कर लें, लेकिन सवाल का दिया हो भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इंटरनल सेल 120, 45, 0, 135, 45 और 43। इंटरनल सेल का मतलब है कि हम किसी आउटसाइड वर्ल्ड में कस्टमर को नहीं बेच रहे, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी और को बेच रहे हैं।
45, 0, 135, 45, 43। अच्छा जी, अगली चीज मुझे बताएं, टोटल सेल आपको हर दफा दी होगी या ये कॉलम मिसिंग भी हो सकता है? मिसिंग भी हो सकता है, इसलिए आदत डाल लेते हैं टोटल सेल खुद निकालने की। सवाल से उठाना जरूरी नहीं है, टोटल सेल खुद निकालने की आदत डाल लेते हैं। हो सकता है सवाल में टोटल सेल मिसिंग हो, तो इसलिए उधर से मत देखें, कैलकुलेटर के बगैर ही आप बता देंगे, इतनी आसान सी फिगर्स हैं। टोटल सेल, ये तो कमाल कर दिया आपने, जगह कैलकुलेटर के बगैर बताइए। 97। अच्छा जी, अगली चीज क्या है भाईजान? वो कह रहे थे मैंने मना किया था इंडिया ना जा, लॉस आ गया तुझे। मैंने मना किया था स्पेन ना जा, लॉस आ गया तुझे। बहरहाल जहां जहां जो हुआ, डेस्कॉन के बुक, मैस्कॉन जिनका नाम है। ओके, अगली चीज इस वर्किंग का नाम हुआ करेगा बेसिक डाटा। बेसिक डाटा, अच्छा ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि नॉन अकाउंटेंट को भी समझाया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे स्टैंडर्ड में ना हमने डेबिट क्रेडिट का लफ्ज बोलना है, इस पूरे स्टैंडर्ड में ना हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, ना हमने P&L एक्सट्रैक्ट्स बनानी है, ना हमने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनानी है। ये एक वर्किंग है जो डायरेक्ट नोट्स में जाके पोस्ट हो जाती है, तो इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। तो अगर नॉन अकाउंटेंट आके एक डॉक्टर साहब जो है वो थके हारे हाउस जॉब से इधर आके बिठा दें तो उनको भी बोतल पिला के ये स्टैंडर्ड समझाया जा सकता है। प्रॉफिट्स या लॉसेस बोलें। 98, 26, -26, 47, 121, -15, डन हो गया। आखिरी चीज मुझे बता दें, अभी टोटल्स नहीं करने, टोटल इंशाल्लाह मैं आपसे खुद करवाऊंगा, आप एक दफा आए तो सही तरह, टोटल मैं आपसे खुद करवाऊंगा जी। एसेट्स, 2400, 345, वैसे आपको अंदाजा हो रहा है थोड़ा सा, इसका लेवल है, इसका लेवल कोई नहीं है इसके एसेट्स का। इमटेरियल चीजें इंशाल्लाह निखर के भी बाहर आएंगी। बात सुन रहे होते हैं मेरी? 3800, कैलकुलेटर पकड़े, ऑन का बटन दबाएं, 0 आ गया। चलें, 200 जमा 33 जमा 90 जमा 195 जमा 40 जमा 54, 612। एक्सेलेंट यार, वेल डन। 120 जमा 45 जमा 0 जमा 135 जमा भाई छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेप्स हैं, उनको भूलना नहीं है और मैं साथ साथ कैलकुलेशंस करें, अभी से आदत पड़े आपको जी। 388 1000 जी, नो नीड, इसका टोटल नहीं करना। अगर सारे लॉसेस आ रहे होते तो मैं टोटल कर लेता। अब ये स्टैंडर्ड का रूल पढ़ा रहा हूं आपको। सारे लॉसेस आ रहे होते तो टोटल करेंगे पेपर में, सारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो टोटल करेंगे, और अगर प्रॉफिट्स और लॉसेस मिक्स हैं तो स्टैंडर्ड कहते हैं इनके अलग अलग टोटल करो। तो थोड़ा सा नीचे आके प्रॉफिट्स का अलग टोटल करवाएं मुझे, 98 प्लस 47 जी 278, और लॉसेस का अलग टोटल करवाएं, लॉसेस का 26 और 15 कितना हो गया 41। सर इन टोटल्स का करना क्या है? सबर सबर, वो फिर बता देंगे। तो इसके आगे नो नीड लिख लें, उधर करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से करना पड़ेगा। अच्छा एसेट्स को करें टोटल 10,000। लाल, आपने निहायत गौर से देखना है मैं लाल निशान कहां लगाने लगा हूं। देखिए, ओ वॉच पहला निशान यहां लग गया। इनमें से हायर पे, इनमें से हायर पे, और इधर 10,000। अब ये 3 निशान आप लगा दिया करेंगे। इन 3 निशानों को सिर्फ आप लगा लें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहां कहां लगाया करेंगे? टोटल सेल पे, प्रॉफिट या लॉसेस का अलग अलग टोटल करके। फिर साइंस के चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये -26 है या -15 है, साइंस के चक्कर में नहीं पढ़ना।
इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट्स देखना, यानी प्लस माइनस के बगैर देखना। तो प्रॉफिट्स या लॉसेस में से जो हो सकता है ये 410 होता, फिर मैं इसको स्टार लगाता। नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आप नहीं पढ़ना, आपने बस नीचे ले आना दोनों को अलग अलग। दोनों में से दिखने में हायर कौन सा है? 278। इधर हायर को निशान लगा दिया और इधर आपने एसेट्स को निशान लगा दिया। कितनी चीजों को निशान लगाना है? 3। नंबर 1 टोटल सेल, प्रॉफिट या लॉसेस में से जो हायर हो, और तीसरा टोटल एसेट्स। स्टैंडर्ड कहता है आपके 6 की बजाय 15 भी सेगमेंट्स हैं, सिर्फ 3 चीजों की बुनियाद पे आप डिसाइड कर दिया करो कौन सा सेगमेंट मटेरियल है। हमने कहा लाइबिलिटीज भी होती है, और कहते हैं यार जाने दो, इन चक्रों में पड़ जाओगे तो फिर तो यही करते रहोगे, लाल स्टार ही लगाते रहोगे। स्टैंडर्ड कहते हैं मेरी नजर में से 3 चीजें देखनी है आपने। नंबर 1 टोटल सेल, नंबर 2, नंबर 3 हायर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, नंबर 3 एसेट्स। चलिए जी, अब आपने पहला टेस्ट लगाना है। कैलकुलेशंस बस सादा सादा सी हैं, कैलकुलेटर हाथों में रखें। वर्किंग 2, इसका नाम हुआ करेगा 10% टेस्ट। अब आपने सवाल की तरफ नहीं देखना, सवाल खत्म हो गया, अब आपने सिर्फ वर्किंग 1 की तरफ देखना है। 10% टेस्ट लगाना है। ये आपने कैलकुलेटर पे नहीं लगाना, क्योंकि 10% कैलकुलेटर पे लगाने की जरूरत नहीं होती। 10% बंदे को वैसे ही पता चल जाता है। वो कैसे? पहले इस 1000 को पकड़ें और इधर मैं लिखने लगा हूं टोटल सेल, 10% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल 1000 का 10% कैलकुलेटर के बगैर 100 से ये 320 ज्यादा है, तो चाइना बड़ी जबरदस्त सेल कर रहा है। चाइना जबरदस्त सेल कर रहा है। 100 से बच्चों वाली चीजें, ग्रेटर लोअर, बच्चों को कहते थे अम्मी 200 बड़ा है, 300 बड़ा है, अम्मी 300 बड़ा है, इस तरह वाली चीजें। उधर कितना बड़ा हुआ है? 100 सेल एक हमने निकाल लिया जो एक अच्छी सेल है, लेकिन चाइना में 100 की सेल भी नहीं, सॉरी इंडिया में 100 की सेल भी नहीं हो सकी। तो बेहतर है इंडिया लिख के काट दें, इंडिया लिख के काट दें। ईरान 100 से ज्यादा है या 100 से कम है? 100 से, अभी कोई ये ना पूछ ले इक्वल, इक्वल वाला भी कर लेंगे सवाल। अच्छा 100 से ज्यादा या 100 से कम है? तो कुछ भी नहीं है, फिर ईरान लिख के काट। ईरान की भी सेल इतनी ज्यादा नहीं है। ओ मुंह में पानी आ रहा है। कनाडा की सेल, कनाडा का बिजनेस तो बंद कीजिएगा, लुट हो जाएगी। कनाडा का हो गया। स्पेन, स्पेन में कोई खास सेल नहीं हो रही, 100 मिलियन की भी सेल नहीं हो रही मिसाल के तौर पर। तुर्की, थोड़ी हिम्मत करता तुर्की तो आसमानों पे पहुंच जाता इसने, बट स्टिल हमारी नजर में तुर्की इज क्रॉस एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। ओके चलिए जी, डन हो गया। अब आप लगा सकते हैं अगला टेस्ट। 10% यार, ये प्रॉफिट या लॉसेस जो मर्जी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 10% ऑफ प्रॉफिट्स 278 27.8। आपने साइन नहीं देखने अब कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अब आपने साइन इग्नोर करने हैं, साइन इग्नोर करने हैं, साइन इग्नोर करके देखना है। 27.8 98 काफी ज्यादा है, तो चाइना का प्रॉफिट माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। चाइना के, इंडिया के लॉसेस कोई इतने ज्यादा नहीं है कि हम यूजर्स को बताएं, क्योंकि 27.8 तक लॉस आता तो बताते हैं, यूजर को भी छोटा मोटा लॉस है बताने की जरूरत नहीं है। साइन नहीं देखने अब, बस 27.8 को इस 26 से कंपेयर कर लेना है। ये नहीं कहना उधर पॉजिटिव 27.8 है, इधर नेगेटिव 26 है, इस तरह नहीं कंपैरिजन करना। बस 27.8 और 26 को कंपैरिजन करना है, 1.8 का डिफरेंस है और लॉसेस अच्छे खासे कम है, छोड़े पर इग्नोर करें इसको। तो इंडिया को लिख के काट दें। अच्छा जी 47 है, उधर 27 है। ईरान सर चढ़ के बोला इधर, पहले जरा चुप चुप था, कहते जरा आओ थे, सेल मेरी थोड़ी है प्रॉफिट मेरे ज्यादा है। ट्राई करे, बोला सेल मेरी थोड़ी है तो प्रॉफिट मेरे ज्यादा है। ओके वापस आ जाए, सीए करें। ने क्या, सेल भी मेरी थोड़ी है तो प्रॉफिट भी मेरे थोड़े ने। नहीं कनाडा रह गया। ओ कनाडा, डी का मुंह बंद करो ना, फिर पता चलेगा। 121 और इधर काटिएगा ना, काटिएगा ना इसको। आगे चलें जी। ये छोटा मोटा है, इग्नोर कर दें, तो इसको लिख के काट दें। स्पेन को काटने की आदत आपको पहले की पड़ी हुई है, स्पेन को काट दें।
तो ये सांस नहीं लेना, सांस आपने तब लेने जब मैं एसेट्स का 10% टेस्ट लगा दूंगा। देखते रहिए अभी जी। तुर्की, क्यों तुर्की को काटे, हाथ दोगी और अच्छा तो 12 तुर्की बड़े प्रॉफिट तुमने कमाए। ये यूजर को बताने की, बताते हुए शर्म आ रही होगी यूजर्स को में कि 12 के प्रॉफिट कमाए हैं, क्योंकि कनाडा के जब प्रॉफिट आए तो सबने भाग जाना है। तो रूल कितने परसेंट का है जी? 10% का रूल है। और आखिर में क्या रह गया? एसेट्स। 10% ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने हैं? 10,000। ये 10,000 मैंने पहले लाल उठा रहा हूं, फिर लाल पे कितने परसेंट लगा रहा हूं, चुरी चला रहा हूं 10% की। कितना आ गया? 1,000। अब ये पकड़ना शुरू करें एक एक करके। 1,000 और 3400। 3400 ज्यादा है 1,000 से। 345 है और उधर 1,000 है। इंडिया को लिख के काट दें। इंडिया में एसेट्स भी इतने ज्यादा नहीं है हमारे। ईरान को काट दें, हाँ हाँ काट दें, ईरान को काट दें, कि ईरान में एसेट्स इतने ज्यादा नहीं है हमारे। क्या कनाडा, तो फिर कनाडा है ना। यार ऐसा ना करो, पहले सवाल में ही बोर होने लगे, आपस में बातें शुरू कर दी हैं। तो पहला सवाल तो पूरा लेने दो। माना कि ये चीज बोरिंग है, लेकिन हो तो लेने दो, करानी तो है, सिलेबस में आसान सी चीज है, करनी तो है। 580 स्पेन को भी काट दें। तुर्की 880 के एसेट, बड़े तेरे एसेट हैं जी। बोले पकड़ लें जी टेक वाले। चाइना को 3 दफा नहीं पकड़ना, बोंगी नहीं मारनी। चाइना को कितनी दफा पकड़ लें? ईरान को भी 1 दफा, कनाडा को भी 1 दफा। आंसर 1 मिनट। दीज ऑल आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अमंगस्ट दीज, उर्दू में, इन 6 में से 3 मेरी नजर में ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से यूजर को बता देने चाहिए। मेरे ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं? 6। उसमें से रिपोर्टेबल बताएबल 3। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट तो सबको ही कहते हैं, रिपोर्टेबल का लफ्ज डालना है। आर वर्किंग टू चाइना, ईरान, कनाडा। डन हो गया। चलिए यहां तक नोट कर लें, फिर मैं आपको अगला सवाल दूंगा, आपने वो खुद करना है। यहां तक नोट कर लेना ताकि रनिंग में आ जाए। यही सवाल होगा। लाल याद रखने हैं बस। लाल कितने हैं? 3। टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट या लॉसेस में से हायर, और टोटल एसेट्स। माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। अगर इसका लॉस आ रहा होता 29, तो 29 को 27 से कंपेयर करते तो 29 ज्यादा है, तो ये रिपोर्टेबल बन जाता। जी भाईजान नोट कर लिया यहां तक? जल्दी करें। है रेड बॉल पॉइंट पूरी रो में किसी एक बंदे के पास? ओके। ये जी मैंने हाथ छुपाए हुए हैं आपके सामने, तो एक चीज निकलने लगी है। देख लें, वरी दिखाई जा रही है। यू गॉट द पॉइंट? ओके। ये एक्सटर्नल सेल ना गुस्सा कर गई। मेरे सामने क्यों नहीं स्टार लगाया? मेरे सामने भी स्टार लगाओ।
हद हो गई, इंटरनल सेल का तू चुप, मैं मेरे सामने तो ले लेने पहले स्टार। तो हम एक नीला स्टार लगाया करेंगे किसके सामने, और एक और टेस्ट परफॉर्म किया करेंगे, हमारा आज का आखिरी टेस्ट, वर्किंग 3 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट, टोटल सेल नहीं, 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। इसमें आपने क्या करना है, जो आपने मलीदा तैयार किया हुआ है वर्किंग 2 में, उसी को आपने इसके अंदर डाल देना है। वर्किंग 2 से जो मलीदा तैयार हुआ है वो बता दें क्या है, चाइना, ईरान और कनाडा। ये आपने वर्किंग किससे उठाना है, वर्किंग 2 से। वर्किंग 2 से जो मलीदा तैयार किया आपने, इसी को उठा के आपने कुकर में डाल देना। डन हो गया, ये 3 चीजें उठा ली। इनकी मुझे क्या चाहिए, नहीं 75% अभी नहीं, 75% को छोड़ लो। इनकी मुझे क्या चाहिए अभी, एक्सटर्नल सेल चाहिए। एक्सटर्नल सेल जरा पकड़ें जरा, चाइना की, क्योंकि असल जो सेल होती है ना बिजनेस की वो एक्सटर्नल ही होती है, बाहर के लोगों को जो चीजें बेचें। ईरान की, जब नीली चीज पकड़ी है तो नीली के सामने वाली देखनी है, 90। कनाडा 195। इसका मारे टोटल 485। इसको मैं एक चीज से करने लगा हूं डिवाइड, वो डिवाइड वाली चीज मुझे पता है, आप ही बताएंगे मुझे। इसको मैं एक चीज से करने लगा हूं डिवाइड। अगर जवाब आ गया 75% से ज्यादा तो फिर मैं करूंगा शुक्र कि ये टेस्ट पास हो गया, मुझे कुछ करने की आगे जरूरत नहीं सवाल में। और अगर इसको मैंने डिवाइड किया एक फिगर से, वो पता नहीं कौन सी फिगर है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखी होगी। इसको मैं एक फिगर से करने लगा हूं डिवाइड, यानी 3 डिपार्टमेंट्स की मैंने सेल पकड़ी है, इसे मैं किसी सेल से डिवाइड करूंगा ऑब्वियसली। अगर जवाब 75 से आ गया ऊपर तो मैं कहूंगा अल्लाह का शुक्र है, अच्छी खासी सेल में यूजर को बता रहा हूं, ऑलरेडी अच्छी खासी सेल में यूजर को बता रहा हूं। और अगर इसका जवाब आ गया 75% से कम तो फिर मैं कहूंगा ये टेस्ट फेल हो गया, फिर मुझे करना पड़ेगा सब्र और सवाल में कुछ और आगे चलना पड़ेगा। तो अल्लाह करे इस सवाल के अंदर जवाब 75 से ज्यादा ही आ जाए, क्योंकि जो अगला सवाल मैं आपको दूंगा उसमें फिर पता नहीं क्या होता। इसको मैं किससे डिवाइड करूं, तीनों की सेल को किससे डिवाइड करूं, एक्सीलेंट, 612 से। तीनों की सेल को 612 से डिवाइड करें ताकि बिजनेस की जो एक्सटर्नल सेल है उसका पता चल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी नजर सिर्फ नीले के सामने ही रहनी है, ये ना नीले के सामने बस नजर रखनी है आपने। तो नीले का टोटल कितना है, 612। मैंने क्या किया है, मैंने 3 डिपार्टमेंट्स की सेल पकड़ी है और 6 की सेल से डिवाइड कर दिया। आप देखें क्या ये सेल अच्छी खासी है या थोड़ी है, क्या जवाब आ रहा है 70, नहीं बाबा सिर्फ पॉइंट्स में जाने थे, 75 से ऊपर आगे काफी है, 79%। अब आपने करना है शुक्र। शुक्र का मतलब है अब आपको सवाल में आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ भी ना करें। अगर ये जवाब 75% से कम आएगा तो इंशाल्लाह अगले सवाल में देखते हैं क्या करना है। तो फिलहाल आप शुक्र करें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम ऑलरेडी यूजर को तकरीबन 80% सेल का ब्रेकअप दे रहे हैं। 80% जो हमारी सेल है बिजनेस की उसका यूजर को बता रहे हैं, और कुछ यूजर को बताने की जरूरत नहीं। ये टेस्ट किस पे हुआ करेगा, एक्सटर्नल सेल पे। किस पे हुआ करेगा, एक्सटर्नल सेल पे। क्वेश्चन 3 कितनी देर में करेंगे, 5 मिनट ज्यादा है यार, इट शुड नॉट टेक मोर देन 4 मिनट्स। क्वेश्चन 3 4 मिनट में कर दें, क्वेश्चन 3 कर दें जी। वालेकुम सलाम। रेड स्टार 3 चीजों पे लगाना है जिनको 10% टेस्ट से गुजारना है। वो कितनी चीजें हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, चलो वर्किंग 1 भी करें, 2 भी करें, 3 भी करें। वर्किंग 1 बनी हुई है, कोई मसला नहीं, आदत डालें, बेसिक डेटा की आदत डालें, मसला होगा वरना, और मसला होता रहे पास में बच्चों को जो वर्किंग 1 को अवॉइड करते रहे हैं। यार पॉज कर दो 5 मिनट के लिए। अच्छा जी भाईजान ऑनलाइन वालों, वर्किंग 1 का फॉर्मेट आपने सेम रखना था, वर्किंग 1 का फॉर्मेट नहीं बदलना था, इसलिए मैं सिर्फ ये फिगर्स मिटा रहा हूं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। MNOPQR मानो MNOPQ, हाँ टोटल
चलें जी, पहला सवाल तो यह ध्यान में ये आया कि सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ है लेकिन बताया नहीं हुआ कि रेवेन्यू एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो हमेशा एज्यूम करेंगे एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल की वजह से इसको उठाएं 200 अभी टोटल ना करें, एंड पे टोटल कर लेंगे। इंटरनल सेल सवाल ने नहीं दी। वर्किंग 1 का फॉर्मेट आपने कभी नहीं बदलना, वर्किंग 2 का फॉर्मेट कभी नहीं बदलना, वर्किंग 3 का फॉर्मेट कभी नहीं बदलना, पेट फॉर्मेट है। टोटल्स करें इनके 200 हो जाएगा, इसका मेरे ख्याल से 320 आ जाएगा, इसका शायद 98 तक हो जाएगा। अच्छा जी, प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं? दोनों हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 3 आपने 4 कर दिया, मेरे मुंह से 4 निकला था। अच्छा चलो जी, बोले यार। अब -50 -140 -10। अच्छा जी, प्रॉफिट्स को बुलाएं, लॉसेस को साइन इग्नोर किए बगैर बस बुला के टोटल कर दें। 2 टाइम। चलें जी, एसेट्स 50 चलें जी, विच मार्कर टू होल्ड, रेड और ब्लू? रेड। टोटल्स कर लें पहले। 1000 अच्छा, वैसे अगर सारे ही लॉसेस हुए ना तो इधर टोटल कर दीजिएगा, और अगर सारे ही प्रॉफिट्स हुए तो भी इधर ही टोटल कर दीजिएगा। तो अच्छा, मैं वही ना करा दूं। अच्छा 100, वो नीला ही क्या जो, लाल ही क्या जो बदल जाए। टोटल सेल प्रॉफिट्स या लॉसेस में से अच्छा प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स या लॉसेस में से हायर, ये बोंगी नहीं मारनी सर, ये 90 है, ये नेगेटिव 210 है सर, ये कहां से? भाई साइन इग्नोर किए बगैर देखना है, साइन इग्नोर करके देखना है, साइन इग्नोर करके देखना है। ओके अच्छा जी, एसेट्स के टोटल 100। अब आपने 10% टोटल सेल पे लगाना है टेस्ट, ये वाला टोटल सेल पे लगाना है, वो वर्किंग 3 वाला एक्सटर्नल सेल पे लगाना है। चलें जी, 1000 आप चलेंगे हमारे साथ? कितना हो गया? 100। कोई छोटा सा बबलू क्लास में बैठा हो, वो भी 100 को कंपेयर कर लेगा इससे। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इन तीनों में विटामिन की कमी पाई जा रही है। तो MNO उठा लें, PQR काट दें, मानो PQR, मानो बिल्ली। ओके चलें जी, 10% ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट स्लैश लॉसेस विच एवर इज हायर। अच्छा ये कैलकुलेटर ना पकड़े, खुद ही किस आ जाएगा 21। अब ना साइन पेपर में नहीं उंगली पकड़ के मिटाने लग जाना। अब साइन इग्नोर करके 21 से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये तीनों कम है। 50, 140 और 80 MNO। %10 ऑफ एसेट्स, चलें जी। अच्छा इज इक्वल टू वाले को भी उठाना है, ड्रॉप सीन इज इक्वल टू वाले को भी उठाना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10%, तो इक्वल टू वाले को भी उठाना है। 50, 25, 10 MNO। बड़ा मेरे भूखा। अच्छा जी, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर एस फॉलोज। रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, हाँ जी भाईजान, MNO।
ओ, क्लियर? MNO, डन। एक टेस्ट आपने और परफॉर्म करना है। होल्ड द नीला, ओपन द नीला, ड्रॉ द स्टार विद नीला। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, वर्किंग 2 में जो मलीदा बना हुआ है उसको आपने उठाना है। मलीदा होता है रॉ मटेरियल, एक्सटर्नल सेल। एम तशरीफ ले आए, एन को साथ ले आए, ओ भी आ रहा है, इनके एक्सटर्नल सेल पकड़े। ये ए चुकनी, एनी चुकनी, एनो चुको 200, 320 और 200। $720। इसको आपने एक चीज से डिवाइड करना है। वो जो पिज्जे में नहीं डलती चीज, इसको आपने एक चीज से डिवाइड करना है। वो चीज होगी नीला। %75 एक्सटर्नल सेल का टेस्ट पास नहीं हुआ। टेस्ट पास ना होने का मतलब होता है फेल हो गया, नहीं, ये मतलब नहीं है असल में। असल मतलब ये है, भाई ने पूरा कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। असल मतलब ये है कि आप अपने यूजर्स, अहमद बैठ जा, असल बात यह है कि आप अपने यूजर्स को सेल का 75% भी नहीं बता रहे। ये क्या मानो है क्या MNO है? आप अपने यूजर को सेल का 75% भी नहीं बता रहे। कम से कम सेल का 75% तो यूजर को बताओ ना। अब आप बताएं, अगर आप इन सेगमेंट्स के बारे में यूजर को बताएंगे भी तो इन बेचारों की मिलके सेल कितने % है? मैक्सिमम 72%। तो कम से कम यूजर को कितनी सेल बतानी चाहिए? अब यहां पे आपको करना पड़ेगा लेस देन 70% पे सब्र। सब्र का मतलब है अब आपने सवाल को आगे चलाना है। आगे चलाने में मुझे बता दें, किसी एक की सेल डलवा दें। आप P की सेल डलवाना पसंद करेंगे, Q की सेल डलवाना पसंद करेंगे या R की सेल डलवाना पसंद करेंगे? इसमें लॉजिकल सी बात है, मैं आपको कोई स्टैंडर्ड की वर्डिंग नहीं सिखाने लगा, लॉजिकल सी बात है। अब मैं सेल को 72 से 75 पे लेके जाना चाहता हूं, तो मेरी कोशिश है सबसे बड़ी वाली सेल उठा लूं। किस किस की सेल उठा ली है? MNO की, ठीक है। किस किस की बच गई है? इन तीनों में से बेहतर कौन सी सेल है जिसको उठा लूं तो शायद सवाल आगे नहीं चलाना पड़े? R की सेल उठा के मैं कोशिश करता हूं शायद 75% तक जवाब आ जाए। R की सेल अब तीनों बच गई थी, इन तीनों में से कौन सा उठा लें? R। अब मैं ना ऐसे लिख रहा हूं 720 के नीचे, 720 के नीचे कितना? किसकी सेल? R की। अब मैं 1000 ना लीजिएगा, 720 जमा 98, 81। इसको आप ट्राई करके देखो 1000 से डिवाइड करके। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 82% या 81.8%, जो मर्जी समझ लें। अब बता दें, सब्र करना पड़ा तो सवाल को आगे चलाया। चलाने की वजह से सॉल्यूशन के मुंह पे आके R को भी लिखें। अब हमारे कितने सेगमेंट हैं जो इस काबिल हैं कि रिपोर्ट करें? 4 सेगमेंट इस काबिल हैं कि रिपोर्ट करें। अब हमारे 4 सेगमेंट इस काबिल हैं कि रिपोर्ट करें। पिछले सवाल में ऐसा मसला क्यों नहीं आया था? चौथा क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सके थे? क्योंकि 75% टेस्ट पास हो गया था। तो जब 75% से कम जवाब आ जाए तब टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है आप कल हम इंशाल्लाह अगर डिस्क्लोजर्स की तरफ मूव करेंगे तो हम T, एवोकाडो और इसकी तरह MNO और R सब की बातें बताएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा मोहतरम, पास्ट पेपर का आपने करना है आज क्वेश्चन 1, ये आपका होमवर्क है IFRS 8 का। उसमें ना उसने रीजनिंग पूछी है कि आप रीजन भी मुझे बताओ आगे लिख के कि आपने क्यों रिपोर्टेबल कहा है इसे। रीजनिंग आपने मुझे बताना शुरू करें। M को क्यों मैंने रिपोर्टेबल कहा है? 10% टोटल सेल वाले में भी M पे मैंने टिक लगाया था, समझिएगा बात को। और M को मैंने इस वजह से भी रिपोर्टेबल कहा है। वैसे तो एक वजह से भी बन जाना था, लेकिन लॉजिक दे रहा हूं आपको। M को और क्या वजह थी रिपोर्टेबल बनाने की? 10% ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ये भी एक वजह थी। सबर 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 सबर। और क्या लॉजिक थी इसको बनाने की? 10% ऑफ एसेट्स, ये भी एक वजह थी इसको क्या बनाने की? रिपोर्टेबल। क्योंकि इसके देखिए इसके एसेट्स भी मटेरियल है, इसके P&L भी मटेरियल है, इसकी सेल भी मटेरियल है। अच्छा, पिछला सवाल ना ज्यादा अच्छा था, उसमें ना
MNO तीनों में नहीं आए थे, उसमें एक कटा था बीच में, वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन चले खैर है, कोई नहीं, चलाएं आगे। एन को क्यों रिपोर्टेबल बनाया है? मेरे ख्याल से तीनों वजह से, तीनों में से एक भी वजह पूरी हो जाए तो काफी था, लेकिन यूजर को बता दें तीनों वजह से। 10% टोटल सेल की वजह से, 10% P&L की वजह से, और 10% एसेट्स की वजह से। और ओ को क्यों रिपोर्टेबल बताया आपने? काश ओ में यहां क्रॉस लगा होता, काश, तो फिर मैं लॉजिक क्या देता कि इसको सेल की वजह से रिपोर्टेबल बनाया और एसेट्स की वजह से, क्योंकि इसके प्रॉफिट इस काबिल नहीं थे। लेकिन अनलकीली वो तीनों जगह नजर आ रहे हैं। तो इसको बनाने की वजह 10% ऑफ और 10% ऑफ और 10% ऑफ एसेट्स। आर को क्यों बनाना पड़ा? 10% ऑफ टोटल एसेट्स की वजह से, 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू की वजह से, 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट या लॉस की वजह से। तो ये लॉजिक इसके सामने लिखनी बनती है, आर के सामने। आर के सामने फिर क्या लिखूं? 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट की वजह से आर डालना पड़ा, वरना आर ना डालते हम। इसकी लॉजिक ये है, तो थोड़ी सी लॉजिक्स भी लिख लें। हाँ जी, सवाल, ये सॉल्यूशन का मेन पार्ट है। ये आपने वैसे मेंशन करना नहीं हुआ करेगा अनलेस के सवाल क्या कहे, रीजन बताओ कि क्यों आपने इसको बनाया। आप ऊपर लिखोगे सेगमेंट, आगे लिखोगे रीजन, हेडिंग डाल दोगे, तो प्रेजेंटेशन है जितनी भी बेहतर कर लो। नहीं, वो तो ऑलरेडी उसमें कवर हो गए, इसलिए इनको इस तरह डालने की जरूरत है। पहले सफे पे आए, कितने लोग आज रॉयल फैन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके उसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर ढूंढेंगे? रॉयल फैन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता, प्राइवेट कंपनीज पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। हेडिंग पढ़ें जी। कोर प्रिंसिपल छोड़ें, वाइस प्रिंसिपल की तरफ आए। विच एंटिटी, पहला सफा आपको पता है, हम शुरू से शुरू करते हैं, जान ले लेते हैं। पेज 434, विच एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट सेगमेंट इंफॉर्मेशन। किसने सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है? किसको चा चढ़ा हुआ है, किसको शौक चढ़ा हुआ है सेगमेंट प्रेजेंट, किसको स्टैंडर्ड हुक्म दे रहा है? सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एंटिटी हुज डेट और इक्विटी इज कोटेड ऑन पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट। पाकिस्तान में इसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं शायद, स्टैंडर्ड बनाने वाले ने तो अजीब से लफ्ज़ लिखा है पब्लिक। अच्छा, डेट और इक्विटी कोट हुए हैं मार्केट में। इक्विटी क्या होती है? शेयर्स। आपको पता है शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, इक्विटी तो शेयर्स होती हैं। क्या आपने कभी सुना है लोन या डिबेंचर भी मार्केट में बिकते हैं? लेकिन ये हम इंशाल्लाह एक स्टैंडर्ड IFRS 9 पढ़ेंगे। तो जिसके डेट या इक्विटी बाजार में बिकती हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टैंडर्ड लगता है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। एंटिटीज डेट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड का मतलब बताएं। कोटेड होता है लिस्टेड, जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में गई नहीं, लेकिन अनकरीब उनका मुंह इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की तरफ वो जा रही है। बस 1-2 महीनों में, 3 महीनों में, 4-6 महीनों में वो कह रही है यार इंशाल्लाह हमने कहां चले जाना है, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाना है। क्या करवाने हैं? लिस्ट करवाने। जो हो गए हैं लिस्ट वो भी, और जो करवाने वाले हैं वो भी। PTCL पेरेंट कंपनी है, इसकी सब्सिडरीज हैं। मिसाल के तौर पे हायर एसी वाले, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, यूफोन वाले और पेप्सी वाले तो बुरा मना जाएंगे, गोड़ में भी फर्ज करें कंपनी इसके अंडर आती है, ठीक है। चलो कोई मशहूर बेकरी कर लो, जलाल सन्स, चलो जी, ये भी इसके अंदर आती हैं। अच्छा भाई, कंसोलिडेशन के आखिरी बात कर रहा हूं, आप लोग बातें कर लें आपस में। अच्छा, जब हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन का चैप्टर, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको
कि ये कंपनी अपना पी एंड एल बैलेंस शीट अलग बनाती है, ये कंपनी अपना पी एंड एल बैलेंस शीट अलग बनाती है, ये कंपनी अपने पी एंड एल बैलेंस शीट अलग बनाती है, ये कंपनी अपना पी एंड एल बैलेंस शीट अलग बनाती है, और इन चारों को मर्ज करना नाम होगा कंसोलिडेशन। तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आसान कर लेते हैं यार, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, 4। कौन कौन सी? एक होंगी सेपरेट, किसकी? और एक किसकी होंगी? हायर अपना पी एंड एल अलग बनाएगा, हायर अपना पी एंड एल अलग बनाएगा, सेपरेट। हायर वाले अपना सेपरेट बनाएंगे पी एंड एल, और यूफोन वाले भी सेपरेट बनाएंगे। अच्छा, हमें पेपर में कंसोलिडेशन के चैप्टर में क्या करना होगा? एक कंसोलिडेशन करनी होगी। कंसोलिडेशन में 3 आएंगे या दो, कोई 1-2 आएंगे या तीनों आ जाएंगे? तीनों आ जाएंगे। IFRS 8 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं लगेगा। IFRS 8 एक ही बड़ा बंदा लगा ले। कौन लगा ले? जो कंसोलिडेशन करने लगा है। तो मुझे बता दें, कंसोलिडेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो कंपनीज हैं वो अपने अपने पी एंड एल अलग भी बनाती हैं, अलग अलग को इकट्ठा करने का नाम क्या है? अब अगर आप अपने यूजर्स को पी एंड एल बैलेंस शीट ये भी भेज रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी, और एक इकट्ठी करके भी भेज रहे हैं, और मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा इकट्ठी करके ना पीटीसीएल ने अपने ओनर्स को भेजनी होती है, क्योंकि पीटीसीएल सबका बाप है ना, तो पीटीसीएल ने अपने अकाउंटेंट्स को भेजनी होती है, उनको भेजनी होती है यूजर्स को। तो ये बात यहां तक नोट कर लें। समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई? बिल्कुल कोई मसला नहीं, हम इंशाल्लाह कंसोलिडेशन के चैप्टर में ये बात पढ़ लेंगे। लेकिन बता दें कि सेपरेट अकाउंट्स पे ये स्टैंडर्ड लगता है, या अगर मर्ज हो रहा हो तो मर्ज अकाउंट्स पे, मर्ज अकाउंट्स पे। ये मैंने ऊपर क्या लिखा है? 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। स्टैंडर्ड किसमें लगेगा? चारों पे या एक पे? जो कौन कर रहा होगा? कंसोलिडेशन कर रहा होगा। ऑल के पी एंड एल और ऑल की बैलेंस शीट इकट्ठी बनेगी। ठीक है जी। होमवर्क पास पेपर क्वेश्चन 1 है IFRS 8 का सिर्फ, और क्लोज कर दो रिकॉर्डिंग।